हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अगस्त महीने के फर्स्ट वीक की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हाल ही में अगस्त महीने का पहला सप्ताह बीत चुका है और इस दौरान देश और दुनिया भर में कई सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं जहां से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1 से लेकर के 7 अगस्त के बीच में करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये अगस्त महीने के फर्स्ट वीक की वीडियो है। अब लोग इसी तरीके से आगे भी देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स के जरिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो दिल्ली के अभी तक पुलिस कमिश्नर थे राकेश अस्थाना, लेकिन हाल ही में ये रिटायर हो चुके हैं। तो अब इसके बाद दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बना दिए गए हैं संजय अरोड़ा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संजय अरोड़ा आपको पता होगा अभी तक ITBP के महानिदेशक थे, तो इन्हीं को अब दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। इसके बाद दूसरा सवाल है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ITBP के अभी तक जो महानिदेशक थे संजय अरोड़ा, इनको अब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। तो ITBP के महानिदेशक का पद खाली हो गया था, जिसके चलते जो भारत में सशस्त्र सीमा बल है यानी कि SSB, उसके जो महानिदेशक हैं यानी कि SL थाउसेन, इन्हीं को कुछ समय के लिए ITBP के महानिदेशक का भी प्रभार दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स काफी महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। 1 अगस्त से भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो अल नजाह नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और ओमान की आर्मी के बीच में आयोजित किया जाता है। यानी कि भारत और ओमान की जो आर्मी है वो अल नजाह नाम के युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी इस साल इसका जो चौथा संस्करण होने वाला है ये भारत में ही होगा और ये 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। 1 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ओमान। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो याद रखिएगा इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति ध्वज प्राप्त करने वाला दक्षिण भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राष्ट्रपति ध्वज ये जो सम्मान होता है इसको अंग्रेजी में प्रेसिडेंट्स कलर बोलते हैं और ये भारत के अंदर किसी भी सेना को या फिर किसी भी राज्य या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पुलिस बल को मिलने वाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है। तो हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु राज्य को और इस तरीके से तमिलनाडु राज्य जो है ये भारत का पहला दक्षिण भारत का राज्य बना है जिसको राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू हैं, इन्होंने तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M K स्टालिन, उनको ये सम्मान दिया है और इस तरीके से तमिलनाडु पुलिस को ये अवार्ड प्राप्त हुआ। इनमें से किस देश ने यूएफा महिला यूरो कप 2022 का खिताब जीत लिया है? दोस्तों, यूएफा महिला यूरो कप जो है ये यूरोप के अंदर महिलाओं का एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है और ये हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हर 4 साल में एक बार यूरोप में महिलाओं का जो टूर्नामेंट होता है इसको बोलते हैं यूएफा महिला यूरो कप। और इस साल ये जो इवेंट हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लोगों में भी इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लैंड ने ही इसको जीत लिया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इंग्लैंड ने फर्स्ट टाइम ये खिताब जीता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और इसने फाइनल में हराया जर्मनी को। तो विजेता बना है इंग्लैंड और उप विजेता बना है जर्मनी। इब्राहिम मोहम्मद सौली जो कि 1 से लेकर के 4 अगस्त तक भारत की यात्रा पर थे, ये किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति हैं? तो इब्राहिम मोहम्मद सौली ये हाल ही में 1 से लेकर के 4 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे और ये मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मालदीव। मालदीव जैसा कि आप जानते हैं ये हिंद महासागर में स्थित है और ये भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भी है। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे और इनके इस यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच में टोटल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। टोटल 6 एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और मालदीव के बीच में। तो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी भारत सरकार ने एक अनाउंसमेंट ये भी की है कि मालदीव के अंदर वहां पर जो भारत के द्वारा
प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी। यानी कि एक तरीके से $100 मिलियन का मालदीव को लोन दिया जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। मालदीव की जो राजधानी है उसका नाम है माले और यहाँ की करेंसी है रूफिया। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो इसकी शुरुआत की है तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। तो इन्हीं की सरकार ने राज्य के अंदर मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के अंदर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के जो छात्र हैं उनको फ्री में नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, जिसकी शुरुआत की है तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी कौन थे? तो ये भारत के एक तेलुगु भाषा के मशहूर कवि और लेखक थे और इन्होंने ही, आपको पता होगा, विश्वम्भरा नाम का जो महाकाव्य है उसको इन्होंने ही लिखा था। तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के नाम पर भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है और इस साल ये पुरस्कार दिया गया है एक मशहूर ओडिया लेखक को, जिनका नाम है डॉक्टर प्रतिभा रे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर प्रतिभा रे जो कि मशहूर ओडिया लेखिका हैं, इनको इससे पहले भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो उनको दिया गया था 2011 में। और आपको याद होगा इसी साल यानी कि 2022 में इनको देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था यानी कि पद्म भूषण। तो याद रखिएगा, अब इनको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार दे दिया गया है। 2021 में राज्य विधानसभा सत्र आयोजित करने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है सिंपली कि 2021 में भारत के किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा दिनों तक काम हुआ? तो ये राज्य है केरल। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि ये जो रैंकिंग है इसको PRS इंडिया ने तैयार किया है, जो कि दिल्ली में स्थित एक थिंक टैंक है। PRS इंडिया ने ये जो रैंकिंग तैयार की है इससे हमें पता चलता है कि भारत के केरल राज्य में 2021 में सबसे ज्यादा दिनों तक यहाँ पर काम हुआ। यहाँ की जो विधानसभा है टोटल 61 दिन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आया ओडिशा, क्योंकि ओडिशा की विधानसभा में टोटल 43 डेज काम हुआ। और फिर तीसरे नंबर पर आया कर्नाटका, जहां पर टोटल 40 डेज काम हुआ। तो इस तरीके से आपको टॉप 3 के नाम याद रखने। भारत में मंकी पॉक्स से मौत का पहला मामला किस राज्य में सामने आया है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि मंकी पॉक्स बीमारी जो है ये आज के समय दुनिया भर के देशों में फैल रही है। मंकी पॉक्स का जो भारत में सबसे पहला मामला आया था वो केरल में ही आया था और अभी केरल में ही मंकी पॉक्स के चलते भारत में मौत का भी पहला मामला सामने आया है, क्योंकि केरल के अंदर त्रिशूर में हाल ही में एक 22 वर्षीय युवक की डेथ हो गई है मंकी पॉक्स के चलते। और ये जो युवक है ये UAE से भारत में आया था, जिसके अंदर मंकी पॉक्स की पुष्टि की गई थी। साथ ही आपको पता होगा पिछले वीक की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 23 जुलाई को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO, उसने मंकी पॉक्स बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, क्योंकि दुनिया भर में इसके मामले तेजी से फैल रहे हैं। लगभग 75 देशों के 16,000 से भी ज्यादा लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 से लेकर के 7 अगस्त। तो हर साल अगस्त महीने का जो पहला सप्ताह होता है यानी कि 1 से लेकर के 7 अगस्त, इस दौरान विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की थीम भी रखी गई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। यहाँ पर आपको बताना है कि पत्र सूचना कार्यालय यानी कि PIB के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये भारत सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके बारे में सूचना देने का काम करता है। तो PIB के हाल ही में नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? इनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश। तो सत्येंद्र प्रकाश जो हैं ये PIB के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों की बिक्री शुरू कर दी है? तो आज के समय दुनिया भर के तमाम देश उच्च मुद्रास्फीति यानी कि हाई इन्फ्लेशन रेट्स का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते इन देशों में महंगाई भी बढ़ रही है। तो इससे निपटने के लिए हाल ही में एक अफ्रीकी देश है जिम्बाब्वे,
तो जिम्बाब्वे ने क्या किया है, इसने देश के अंदर सोने के सिक्कों की बिक्री शुरू कर दी है, यानी कि गोल्ड कॉइन्स जारी कर दिए हैं जिनको मार्केट में लोगों को बेचा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जिम्बाब्वे। यहाँ पर आप इस गोल्ड कॉइन को देख भी सकते हैं। इसमें बैक साइड पर जो दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है विक्टोरिया फॉल, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर स्थित है, तो इसको भी इस कॉइन के ऊपर दिखाया गया है। हाल ही में 1 अगस्त से भारत और किस देश के बीच में विनबैक्स 2022 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो विनबैक्स 2022 नाम का जो अभ्यास है ये कौन से देश के बीच में होता है, ये भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित किया जाता है। वैसे अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। विनबैक्स का मतलब है वियतनाम इंडिया बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, यानी कि ये भारत और वियतनाम के बीच में जो दोनों देशों की थल सेना है उनके बीच में आयोजित किया जाता है। तो इस बार इसका जो 3rd एडिशन हो रहा है ये 1 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 अगस्त से चलेगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इस बार ये जो विनबैक्स 2020 अभ्यास हो रहा है इसका आयोजन भारत में ही किया जा रहा है। भारत में हरियाणा राज्य के पंचकुला में जो चंडी मंदिर कंटोनमेंट रीजन है, यानी कि चंडी मंदिर में जो यहाँ पर छावनी क्षेत्र है, यहीं पर इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो विनबैक्स जो है ये भारत और वियतनाम के बीच में होता है। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो रक्षा मंत्रालय ने जो पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को 1,000 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 3,000 रुपए प्रति माह। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपली आपको इसको याद रखना है। अभी के समय भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह। हाल ही में 170 कैरेट का गुलाबी हीरा किस देश में खोजा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंगोला। अंगोला एक अफ्रीकी देश है, ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर हाल ही में 170 कैरेट का एक दुर्लभ पिंक डायमंड खोजा गया है जो कि पिछले 300 साल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हीरा यहाँ पर खोजा गया है, गुलाबी हीरा। तो याद रखिएगा ये कौन से देश में डिस्कवर किया गया है, अंगोला। इनमें से कौन सा मंत्रालय 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे प्रत्येक वर्ष मनाता है। तो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में हथकरघा कम्युनिटी के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। और ये जो दिन होता है ये भारत के वस्त्र मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी के समय भारत के जो वस्त्र मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आदर्श वाक्य क्या है जो कि हाल ही में अनावरण किया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अब 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो 2024 के अंदर जो समर ओलंपिक गेम्स होंगे वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे और उसी के लिए हाल ही में ऑफिशियल मोटो जारी कर दिया गया है। तो इसका जो ऑफिशियल मोटो होगा ये है गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात यह भी बता दूं कि अभी तक सिर्फ दुनिया का एक ही शहर है जिसने 3 बार समर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की है और वो शहर है लंदन। लेकिन अब जल्द ही पेरिस भी ऐसा करने वाला दूसरा शहर बन जाएगा क्योंकि पेरिस के अंदर ऑलरेडी 1900 में और 1924 में समर ओलंपिक गेम्स का आयोजन हो चुका है। तो 2024 में जब इसका आयोजन किया जाएगा तो पेरिस दुनिया का दूसरा शहर होगा जहां पर 3 बार समर ओलंपिक गेम्स हुए। 31 जुलाई को अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी किस देश में अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप है इसका जो सुप्रीम लीडर था यानी कि अयमान अल जवाहिरी, इसको हाल ही में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मार दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अयमान अल जवाहिरी है ये मिस्र का नागरिक था और इस पर आरोप यह था कि सन 2001 में अमेरिका के अंदर जो 9/11 अटैक हुआ था उसमें इसने ओसामा बिन लादेन की हेल्प की थी। ओसामा बिन लादेन उस समय अलकायदा का हेड था तो उसकी हेल्प की थी अल जवाहिरी ने। इसी के चलते इसको भी इसमें आरोपी बनाया गया था और अभी हाल ही में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले के जरिए इसको मार दिया है।
जो ओसामा बिन लादेन था, इसको 2011 में ही अमेरिका ने मार दिया था पाकिस्तान में। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो लिस्ट होती है, इसमें दुनिया भर की जो कंपनियां हैं उनको रेवेन्यू के आधार पर रैंक किया जाता है। यानी कि पिछले एक वित्त वर्ष में किस कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, उसके आधार पर यहाँ पर कंपनियों को रैंकिंग दी जाती है। तो इन पूरी 500 कंपनियों की सूची में जिसने टॉप स्थान हासिल किया है, ये है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट अमेरिका की एक कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021-22 के दौरान इसने टोटल $572 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसके चलते इसको नंबर 1 प्लेस पर रखा गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा अमेजन, तीसरे पर स्टेट ग्रिड नाम की कंपनी। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो टोटल 500 की सूची में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कितनी शामिल हैं, तो भारत की यहाँ पर केवल 9 कंपनियां ही शामिल हो पाई हैं। और उनमें भी जिसने टॉप किया है यह है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको यहाँ पर टॉप 100 में जगह मिली है और इसने 98th स्थान हासिल किया है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि LIC कंपनी को इसी साल इस लिस्ट में पहली बार जगह मिली है और पहली ही बार इसने भारत की तरफ से टॉप स्थान हासिल किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर हाल ही में एक सम्मेलन हुआ जो राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था और इसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ शहर में। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि चंडीगढ़ शहर में यह जो सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF ने मानव तस्करी के खिलाफ जुलाई 2022 में कौन सा देशव्यापी अभियान चलाया? तो RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करने के अलावा रेल यात्रियों की सुरक्षा का भी काम करता है, हाल ही में इसने जुलाई 2022 के महीने में मानव तस्करी के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान चलाया था और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन आहट। इस ऑपरेशन आहट के दौरान ये काफी सफल भी रहा, क्योंकि कई सारे लोगों को यहाँ पर छुड़ाया गया, कई सारी महिलाओं और बच्चों को मानव तस्करी से यहाँ पर छुड़ाया गया। साथ ही यहाँ पर 47 जो मानव तस्कर हैं उनको भी यहाँ पर पकड़ा गया है RPF के द्वारा। तो याद रखिएगा, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आहट। इसके अलावा जुलाई महीने में ही RPF ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक और अभियान भी चलाया था, जिसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। RPF द्वारा जुलाई 2022 में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो इस अभियान का नाम था ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। इस अभियान के दौरान 365 संदिग्ध लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया और जब इनकी छानबीन की गई तो यात्रियों के जो चोरी किए गए सामान थे, लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वैल्यू के यहाँ पर सामान पाए गए थे जो कि चोरी किए गए थे। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE ने जी एंटरटेनमेंट के किस मीडिया समूह के साथ में विलय को मंजूरी दे दी है? तो भारत के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने हाल ही में जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क को आपस में विलय की मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2021 में ही जो जी एंटरटेनमेंट है और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, इन दोनों ने मर्जर की मंशा जाहिर की थी और अब हाल ही में BSE और NSE ने इसकी मंजूरी दे दी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। अभी के समय अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर टोटल जिलों की संख्या है 23। तो जब ये 7 नए जिले बन जाएंगे तो यहाँ पर टोटल जो जिलों की संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी 30। तो ये आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में टोटल 7 नए जिले बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। ये जो 7 नए जिले हैं इनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं: सुंदरबन, इचामती, रानाघाट, बिष्णुपुर, जांगीपुर, बहरामपुर और बसीरहाट। तो ये 7 नए जिले बनाए जाएंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ की जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है ममता बनर्जी। यहाँ की राजधानी कोलकाता है और अभी तक यहाँ के जो राज्यपाल थे उनका नाम था जगदीप धनखड़, जो कि अब 14वें उपराष्ट्रपति होंगे क्योंकि उन्होंने इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है।
तो जगदीप धनखड़ के बाद पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन है? उनका नाम है ला गणेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर बने किस हिंदी धारावाहिक का शुभारंभ किया है? तो भारत के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, इन्होंने हाल ही में दूरदर्शन के एक नए हिंदी सीरियल का उद्घाटन किया है जिसका नाम रखा गया है स्वराज। और इसमें बताया गया है कि भारत को किस तरीके से आज़ादी मिली, तो उसी के ऊपर ये टोटल 75 एपिसोड्स का एक सीरियल होगा जो कि 14 अगस्त से प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के अलावा आकाशवाणी के ऊपर भी प्रसारित किया जाएगा। एन.वी. रमन्ना ने निम्न में से किसे अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है? तो एन.वी. रमन्ना आपको बताए अभी के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन 27 अगस्त को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो उसके बाद जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उन्हीं के नाम की हाल ही में इन्होंने सिफारिश की है, जिनका नाम होगा उदय उमेश ललित, यानी कि जस्टिस यू ललित। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जस्टिस उदय उमेश ललित जो होंगे ये भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे और ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। हालांकि आपको बता दूं कि ये सिर्फ 74 दिनों तक ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर काम कर पाएंगे, क्योंकि 9 नवंबर 2022 को ये 65 साल की उम्र इनकी हो जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद है उसके लिए 65 साल की उम्र रिटायरमेंट की एज होती है। तो इस तरीके से ये सिर्फ 74 दिनों तक ही काम कर पाएंगे। देन इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिशन भूमिपुत्र पोर्टल का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि असम। तो असम जो कि आप जानते हैं भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और इन्होंने ही हाल ही में एक पोर्टल का अनावरण किया है जिसका नाम है मिशन भूमिपुत्र। इस पोर्टल के जरिए जो राज्य के नागरिक हैं वो आसानी से डिजिटल तरीके से अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। उसके लिए फॉर्म फिलअप करना होता है और फिर उनको आसानी से कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो याद रखिएगा असम की सरकार ने इसको शुरू किया है। 5 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक हुई थी उस दौरान ये फैसला लिया गया है कि जो रेपो रेट है इसमें 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की जाएगी। 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाने का मतलब ये होता है कि 0.5% की वृद्धि की जाएगी। तो क्योंकि अब अभी तक रेपो रेट थी 4.9%, तो इसमें 0.5% की बढ़ोतरी करके अब हो गई है 5.4%। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया था कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आंसर हो जाएगा 0.5%। तो यहाँ पर आप अपडेटेड रेट्स जो हैं उनको आप देख सकते हैं, खासकर जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें इनके बारे में पूछा जाता है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत के रिजर्व बैंक ने अपना अनुमान बरकरार रखा है। पिछले बार भी आरबीआई ने बताया था कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 7.2% और उसी को आरबीआई ने बरकरार रखा है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शिक्षा विभाग में चिराग योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू की है जिसका नाम है चिराग योजना। इस योजना के अंतर्गत जो राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनको भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा और उनकी जो फीस होगी वो राज्य सरकार के द्वारा भरी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के जो छात्र हैं जिनके परिवार की सालाना इनकम 1.8 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे परिवारों के जो गरीब छात्र हैं उनको कक्षा 2 से लेकर के 12वीं तक की उनकी जो पढ़ाई है वो प्राइवेट स्कूलों में फ्री में करवाई जाएगी। यानी कि ये जो छात्र हैं ये प्राइवेट स्कूलों में अपना एडमिशन ले सकते हैं और उसकी पूरी जो फीस होगी वो राज्य सरकार के द्वारा भरी जाएगी। तो यही है चिराग योजना जिसको शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिराग योजना का फुल फॉर्म भी है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। तो क्योंकि जो गरीब छात्र होते हैं वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ पाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी वो पढ़ सकें, इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन में आपको भारत के कैबिनेट सचिव का नाम बताना है क्योंकि हाल ही में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? इनका नाम है राजीव गाबा। ये सन 2019 में
भारत के कैबिनेट सचिव बने थे। हालांकि इसी अगस्त महीने में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक काला आजार बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? जो काला आजार बीमारी होती है इसी को ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, और ये लीस मैनिया नाम का जो परजीवी है उसके चलते ये इंसानों में होता है। लीज मैनिया परजीवी के चलते इंसानों में काला आजार नाम की बीमारी होती है, जिसको ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। तो भारत सरकार ने इसको एलिमिनेट करने का जो टारगेट रखा है वो 2023 यानी कि अगले साल के लिए रखा है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। हालांकि आपको बता दूं कि पूरे दुनिया से इसको खत्म करने का WHO ने जो लक्ष्य रखा है वो है 2030 तक के लिए। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अक्टूबर में भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है उस अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो इस बार इसका आयोजन अक्टूबर महीने में होने वाला है, अक्टूबर के सेकेंड हाफ में, यानी कि 14 से लेकर के 31 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इसका आयोजन भारत में ही होगा। भारत में कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जो औली नाम की जगह है, जो कि आपको बताए चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उससे 93 किलोमीटर भारत की तरफ है। तो यहीं पर भारत और अमेरिका एक साथ सैन्य अभ्यास करेंगे जिसका नाम होगा युद्ध अभ्यास। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसका इस बार 18वां संस्करण होगा और उत्तराखंड के औली में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है ये भारत की एक नवरत्न कंपनी है और ये भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो अब इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर रंजीत रथ। डॉक्टर रंजीत रथ, इससे पहले थे सुशील चंद्र मिश्रा, लेकिन अब उनके बाद बन गए हैं डॉक्टर रंजीत रथ। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? देखिए, वोडाफोन और आइडिया पहले ये दो अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर थे, लेकिन फिर बाद में ये दोनों आपस में मर्ज हो गए थे और इनका संयुक्त नेम हो गया था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। फिर बाद में इसने अपना ब्रांड नेम चेंज करके कर दिया था वी, यानी कि वी के नाम से ये आज के समय मार्केट में अपना बिजनेस करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष चुना है रविंदर टक्कर को। रविंदर टक्कर ये अभी तक इस कंपनी के MD और CEO थे, लेकिन अब इन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया है। 3 अगस्त को भारत के 10 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। आपको बताना है कि भारत में कुल रामसर स्थल अब कितने हो गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, वेटलैंड्स यानी कि जो आर्द्रभूमि होती है यहाँ पर साल भर नमी बनी रहती है, जिसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर तरह तरह के जीव और वनस्पति पाए जाते हैं। तो इनके बेहतर संरक्षण के लिए ही रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। तो अभी हाल ही में 3 अगस्त को क्या हुआ है, भारत के 10 वेटलैंड्स को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है। और क्योंकि इससे पहले तक 54 रामसर साइट भारत में थे, तो अब इनकी संख्या 10 बढ़कर क्या हो गई है, 64। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो 10 नए रामसर स्थल भारत में बने हैं ये कहाँ कहाँ पर है, ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन 10 रामसर साइट्स में से 6 तो तमिलनाडु के अंदर ही हैं और बाकी एक ओडिशा में, गोवा में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में है। तो सबसे पहले देखते हैं तमिलनाडु के अंदर जो 6 नए रामसर साइट जुड़े हैं उनके बारे में। इनमें से एक का नाम है कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, फिर दूसरी है वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, इसके बाद उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के जो 4 हैं ये सभी के सभी पक्षी अभ्यारण्य हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। फिर इसके बाद वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और आखिर में है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस तरीके से तमिलनाडु के इन 6 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसके बाद यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इन राज्यों में एक को ही मिला है। जैसे कि ओडिशा के अंदर शतकोसिया गार जो है इसको हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है। गोवा के अंदर नंदा लेक को भी रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर जो सिरपुर वेटलैंड है इसको हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा मिल चुका है। और फिर आखिर में है कर्नाटका के अंदर स्थित रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। तो इस तरीके से 10 नए रामसर साइट जुड़ चुके हैं और अब भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई है 64। और एक चीज यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं
कि ये जो 64 रामसर साइट्स का जो टोटल एरिया है भारत में, ये अब हो चुका है 12,50,361 हेक्टेयर। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। 12 से लेकर के 15 सितंबर तक वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार जो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन भारत में होने वाला है। तो भारत में ये कहाँ पर होगा? इसका आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यहाँ पर आप इसके पोस्टर में भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा हर साल वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया जाता है। इस बार ये भारत के अंदर होने वाली है, जो कि सितंबर महीने में होगी। तो इसमें दुनिया भर के डेयरी क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो आते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो इस बार ये कहाँ पर होगा? नई दिल्ली के अंदर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा भारत के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर जो ओंकारेश्वर डैम बनाया गया है, वहीं पर यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यानी कि इसमें जो सोलर पैनल्स होंगे वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा, इसकी टोटल क्षमता होगी 600 मेगावाट और ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी के समय अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो आपको बताना है तेलंगाना के अंदर रामागुंडम में जो 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, वो अभी के समय भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो ये बात आपको नहीं बोलनी है। 4 अगस्त को भारत ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया? तो हाल ही में भारत के DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी ने दोनों ने मिल करके हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर में लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और इस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया, ये आप देख सकते हैं, भारत का जो मेन बैटल टैंक है अर्जुन टैंक, उसके जरिए इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये परीक्षण कहां पर हुआ? महाराष्ट्र के अहमदनगर से। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 3 अगस्त को भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? यानी कि आपको बताना है कि भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं CVC, कौन बन गए हैं? तो अभी तक भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे संजय कोठारी, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है सुरेश एन पटेल ने। सुरेश एन पटेल बन गए हैं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरेश एन पटेल को शपथ दिलाई है भारत की जो नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने। 4 अगस्त को आयोजित किए गए आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी हाल ही में 4 अगस्त को आसियान और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी और इसका आयोजन किया गया था कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में। कंबोडिया, जो कि आप जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, यहाँ की राजधानी है नोम पेन। तो यहीं पर हाल ही में आसियान और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से गए थे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सेलेंस स्कीम, यानी कि श्योर स्कीम। तो आपको बताना है कि इस योजना को कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है उसने इस योजना को शुरू किया है। सबसे पहले आपको इसका उद्देश्य बताता हूँ। ये जो श्योर नाम की योजना शुरू की गई है, इसका मेन मकसद ये है कि भारत में राज्यों के अंदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं और जो कॉलेजेस हैं, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, ताकि वो भी रिसर्च में आगे आ पाएं। यानी कि राज्यों के अंदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए श्योर नाम की इस योजना को शुरू किया गया है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इसी विभाग के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी कि SERB। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा इस श्योर नाम की योजना को शुरू किया गया है। इसीलिए कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो इस योजना को SERB श्योर इस तरीके से इस योजना के नाम से शुरू किया गया है, ऐसा भी आपको मिल जाएगा। तो श्योर योजना की शुरुआत की है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। भारत इस महीने किस देश में आयोजित होने वाले पिच ब्लैक नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेगा? तो देखिए, पिच ब्लैक नाम का जो अभ्यास होता है ये ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। हालांकि ये हर साल नहीं होता है, हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार के पिच ब्लैक अभ्यास में भारत समेत टोटल 17 देशों की एयरफोर्स शामिल होने वाली है और इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत की महिला लॉन बॉल्स टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो लॉन बॉल्स स्पोर्ट के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें जो टारगेट होता है वो एक बॉल होती है, छोटी सी बॉल होती है जिसका नाम होता है जैक। और इसमें खिलाड़ियों का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो अपनी बॉल है उसको इस जैक के जितना नजदीक हो सके पहुंचाया जाए और फिर बाद में यही देखा जाता है कि किस टीम की जो बॉल है वो इस जैक बॉल के सबसे करीब है और उसी को विजेता घोषित किया जाता है। तो लॉन बॉल्स नाम का ये जो स्पोर्ट है ये वैसे तो 1930 से ही, जब से कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई है तब से ये कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा है, लेकिन भारत ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया था सन 2010 में। उसके बाद से लगातार भारत इस स्पोर्ट में अपने खिलाड़ियों को भेजता है, लेकिन अभी तक भारत ने यहाँ पर इसमें कोई भी मेडल नहीं जीता था। यहाँ पर इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहली बार मेडल भी जीता और पहली ही बार में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। दूसरे स्पोर्ट्स की तरह लॉन बॉल्स में भी कई तरह के इवेंट होते हैं, जैसे कि सिंगल्स, पेयर्स, ट्रिपल्स, फोर्स। तो यहाँ पर भारतीय महिला टीम ने फोर्स इवेंट में जीता है जिसमें दोनों ही टीम के 4-4 खिलाड़ी होते हैं। तो भारतीय टीम में जो 4 खिलाड़ी थी उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, नयन मोनी शैकिया, रूपा रानी तिर्की, पिंकी सिंह और लवली चौबे। तो इनकी टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको एक और बता दूं कि जो पुरुषों की टीम इसमें गई थी, पुरुषों की टीम ने भी मेडल जीता है, लेकिन पुरुषों की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। तो इस तरीके से लॉन बॉल्स में इस साल भारत को 2 मेडल मिले हैं। 7 अगस्त को इसरो के द्वारा कौन सा स्मॉल सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आजादी सैट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस साल भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और उसी उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हाल ही में इसरो ने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी सैट नाम का एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस आज़ादी सैट नाम के सैटेलाइट को भारत के स्कूली छात्राओं ने डिजाइन किया है। देश की 750 स्कूली छात्राओं ने इसको डिजाइन किया है। अब यहाँ पर आपको जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि 7 अगस्त 2022 का जो दिन था ये इसरो के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी दिन इसरो ने जो SSLV रॉकेट विकसित किया गया है उसका पहला सफल परीक्षण किया है। जिस तरीके से आपको पता होगा इसरो के द्वारा PSLV और GSLV रॉकेट विकसित किए गए हैं, उसी तरीके से इसरो ने छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक नया रॉकेट विकसित किया है जिसका नाम है SSLV, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके जरिए 10 किलोग्राम से लेकर के 500 किलोग्राम तक के जो सैटेलाइट्स होंगे उनको लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोमीटर तक प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो SSLV जो इसरो ने विकसित किया है, इसी का जो पहला परीक्षण हाल ही में किया गया है, इसी को नाम दिया गया था SSLV D1, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया उसका नाम रखा गया था SSLV D1। मेडन फ्लाइट का मतलब होता है पहली फ्लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से 7 अगस्त 2022 को इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। इस रॉकेट में टोटल 2 सैटेलाइट रखे गए थे। एक का नाम है EOS-02 जो कि इसका मेन सैटेलाइट था, और ये आप जानते हैं भारत का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि धरती की निगरानी करने के लिए इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो एक तो ये मेन सैटेलाइट था, साथ ही में इसी के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी सैट नाम का एक दूसरा सैटेलाइट भी इसमें रखा गया था, जो कि एक स्मॉल सैटेलाइट है और इसका वजन केवल 8 किलोग्राम ही है।
और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि इसको देश की 750 जो स्कूली छात्र हैं उन्होंने इसको डिजाइन किया है, और इसका जो डेटा होगा वो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो डेटा आएगा उसको स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा यूज किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएसएलवी का पहला परीक्षण हुआ है 7 अगस्त 2022 को और ये सफल रहा है। अभी के समय इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसरो के चेयरमैन हैं एस शोभनाथ, जिन्होंने इस मिशन की सफलता की हाल ही में जानकारी दी। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पैरा पावर लिफ्टिंग जो स्पोर्ट होता है उसमें भारत को पहली बार गोल्ड मेडल मिला है, और ये दिलाया सुधीर खिलाड़ी ने। सुधीर इनका नाम है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने पुरुषों की हैवी वेट कैटेगरी के अंदर पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 15 सदस्यों की एक समिति गठित की है? सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत के शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, इसने हाल ही में एक समिति गठित की है जिसमें टोटल 15 मेंबर्स होंगे। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो कि भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस समिति का काम क्या होगा? ये समिति बेसिकली सुझाव देगी कि किस तरीके से भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। तो जिन भी तरीके से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है उसके सुझाव ये देगी। तो ये जो कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। सेबी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी उनका नाम था माधवी पुरी बुच, जो कि आज के समय इसकी अध्यक्ष हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का नाम बताना है, जो कि हाल ही में अपनी ताइवान यात्रा के चलते खबरों में रही। तो जिस तरीके से भारत में लोकसभा है उसी तरीके से अमेरिका में वहां की जो संसद है जिसको कांग्रेस बोला जाता है, उसकी जो लोअर हाउस है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सभा, और इसके जो स्पीकर हैं उनका नाम है नैन्सी पेलोसी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। नैन्सी पेलोसी हाल ही में ताइवान की यात्रा पर गई थी और इन्होंने वहां पर जो ताइवान की राष्ट्रपति हैं साई इंग-वेन, उनसे मुलाकात की। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, तो नैन्सी पेलोसी की इस ताइवान यात्रा के बाद अमेरिका और चाइना के बीच में तनाव काफी बढ़ गया था, और इनकी इस यात्रा के बाद चाइना ने अब ताइवान के चारों तरफ बहुत ही बड़े लेवल पर सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। तो याद रखिएगा, अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी स्पीकर का नाम है नैन्सी पेलोसी। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किन दो देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस बोला जाता है, और उसमें भी भारत की ही तरह लोअर हाउस और अपर हाउस है। वहां का जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहीं वहां का जो उच्च सदन है उसको सीनेट कहा जाता है। तो जो हाल ही में अमेरिका का उच्च सदन है यानी कि सीनेट, उसने स्वीडन और फिनलैंड को, इन दो देशों को नाटो में शामिल होने की अपनी मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाटो आप जानते हैं 30 देशों का मिलिट्री अलायंस है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो इसी में शामिल होने के लिए दो कंट्रीज को मंजूरी दी गई है, स्वीडन और फिनलैंड। 6 अगस्त को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो फाइनली 6 अगस्त को भारत में उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको पता होगा इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में दो कैंडिडेट थे। एनडीए की तरफ से थे जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं जगदीप धनखड़, वहीं विपक्षी दलों की तरफ से थी मार्गरेट अल्वा। लेकिन यहाँ पर जगदीप धनखड़ ने 74.37% वोट हासिल करके ये चुनाव जीत लिया है। तो इस तरीके से जो जगदीप धनखड़ हैं ये भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट होंगे। अभी के समय जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद 11 अगस्त को शपथ लेंगे जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कितने स्मारकों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 150। तो भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
इसने हाल ही में अनाउंस किया है कि इस बार आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये टोटल भारत के 150 स्मारकों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। साथ ही इन स्मारकों को लाइट्स के जरिए इनको तिरंगे के रंग में भी प्रकाशमान कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भारत के 150 स्मारकों पर यह किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो पर आधारित 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल कि इसरो के द्वारा 7 अगस्त को जो स्मॉल सैटेलाइट छोड़ा गया है इसका नाम क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं। इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने साल 2022 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह में जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में कवर किया है, ताकि किसी भी तरीके से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही आसानी से और कॉन्फिडेंटली कर पाएं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीक की वीडियो में भी आगे की करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग पूरे 1 हफ्ते की करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो जल्दी हम लोग मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।